जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? फाइन सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन कहाँ तक देख चुके थे भाई? सर 416। 416। जी सर। ठीक है, तो आज आगे की धाराएं देखते हैं जो कि 417, 418, 19 और 20 ये बात करता है। 417 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर चीटिंग। ठीक है, ये कह रहा है whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि 1 वर्ष तक की सज़ा का भी प्रावधान है, केवल जुर्माना भी लगाया जा सकता है और दोनों सज़ा भी दी जा सकती है। मतलब कि 1 वर्ष तक की सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये भी किया जा सकता है कि सज़ा ना दी जाए, कारावास ना दिया जाए, केवल जुर्माना लगा दिया जाए। ठीक है, अब 418 कह रहा है चीटिंग विद नॉलेज दैट wrongful लॉस may ensue to person whose interest offender is bound to protect। क्या समझे? ये कह रहा है इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है। क्या समझे? 418 वहाँ अप्लाई होगा जहाँ जो एक्यूज़ है, एक्यूज़ का दायित्व है कि वो जिसको सदोष हानि हो रही है उसके इंटरेस्ट को वो प्रिजर्व करे, संरक्षित करे, और वो जानबूझ के ऐसी चीटिंग करता है तो 418 आ जाएगा एक्शन में। और 418 में अवधि जो है वो सज़ा की बढ़ी हुई है। 417 में केवल 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और 418 क्या कहते हैं इसको समझ लेते हैं पहले। ये कह रहा है whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or by a legal contract to protect shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। देखिए 418 ये बात कर रहा है कि यहाँ जो व्यक्ति है जो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग वो ऐसी अवस्था में कर रहा है कि जब जिसको सदोष हानि होने की संभावना है या हो रही है वो व्यक्ति है जिसका इंटरेस्ट जो है उस चीटर को जो चीटिंग कर रहा है प्रिजर्व करने का उस पर जो है आबद्धता थी, वो बाध्य था उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा यह संभाव्य है कि वह तद द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाए जिसका हित उस व्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 418 कुछ समझ में आया है नू? इसका जो ये है ना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है, इसका मुझे नहीं समझ आया। देखिए आइए दो चीज़ें बताई हैं। या तो ये कहा है कि विधि द्वारा या किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति पर ये दायित्व है, ए के ऊपर दायित्व है कि वो बी का हित संरक्षित करे। ठीक है, और उसका हित संरक्षित करने का दायित्व रखते हुए वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जिससे उस व्यक्ति को जिसका हित संरक्षित करने के लिए वो बाध्य है, चाहे बाय लॉ है चाहे बाय कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो व्यक्ति यदि उसका हित संरक्षित करने की बजाय उसी व्यक्ति को छल द्वारा कोई सदोष हानि पहुंचाता है
तो वही बात आ जाती है कि उसका दायित्व ज़्यादा है, इसलिए उसको सज़ा भी ज़्यादा है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि लिपिक या सेवक के द्वारा चोरी की गई तो उसको सज़ा ज़्यादा दी गई, क्योंकि लिपिक और सेवक का क्या दायित्व था कि अपने मालिक के हित की संरक्षा करे, और वो हित की संरक्षा करने की बजाय क्या कर रहा है, उसी के यहाँ चोरी कर रहा है। तो इसी प्रकार 418 भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रही है। ये कह रहा है कि उस व्यक्ति को सदोष हानि होने की संभाव्य जानते हुए जिस व्यक्ति का हित संरक्षित करने के लिए वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो एक्यूज है 418 का, तो वो अगर उसको सदोष हानि पहुंचा रहा है किसी छल द्वारा, तो यहाँ सज़ा की अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ उसको 3 वर्ष तक की कारावास भी हो सकती है, उसको केवल जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। कल्पना, क्लियर हुआ भाई कुछ? कल्पना चौहान। सर नहीं सर, थोड़ा ही थोड़ा हुआ, फिर से समझा दीजिए। थोड़ा थोड़ा हुआ, चलो कोई बात नहीं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सदोष हानि हमने आईपीसी की किस धारा में पढ़ी है? धारा 23 में। धारा 23 में, बहुत अच्छा। धारा 23 किस अध्याय में पढ़ती है फिरोज खान? आईपीसी के किस अध्याय में हमने धारा 23 पढ़ी है? अध्याय 2 से। अध्याय 2, बहुत बढ़िया। अध्याय 2 किस बारे में बात करता है परवेश भाटी जी? आईपीसी का अध्याय 2 हमें किस बारे में बात करता है? क्या सब्जेक्ट मैटर है उसका? जी सर, इसमें साधारण स्पष्टीकरण है सर। बहुत बढ़िया। साधारण स्पष्टीकरण हमें वहाँ बताए गए हैं कि आईपीसी में इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द हैं, जो कुछ पद हैं, उनको वहाँ व्याख्यात किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है। तो जहाँ भी आईपीसी में वो शब्द आते हैं और कोई समझने के लिए हमें अध्याय 2 से कनेक्ट होना होता है, तो इसी प्रकार यहाँ सदोष हानि शब्द यहाँ आया है। क्या होती है सदोष हानि? फिरोज खान, सदोष हानि किसे कहते हैं? जी फिरोज। दानिश आप बताइए। मेरी आवाज़ तो सुन पा रहे हो भाई? दानिश, फिरोज। आवाज़ आ रही, क्लियर आ रही। हाँ तो जवाब भी क्लियर कर दो भाई। देखिए, अगर कोई बात पता नहीं होती है तो तत्काल उसका जवाब यस नो कर दिया करो। कोई शर्म आने वाली बात थोड़ी है इसमें। हर व्यक्ति को हर बात पता हो जरूरी तो नहीं है। जी, परवेश भाटी जी कह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं क्या होता है सदोष हानि, आप बता दीजिए परवेश जी। जी सर, सर इसमें जो है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैधानिक तरीके से अलग रखना सर, इसी को सदोष हानि कहते हैं। हाँ, ऐसी हानि जिस हानि को उठाने के लिए वो व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो, मतलब कि उसको वैसी हानि पहुंचाई जा रही है। देखिए, लाभ और हानि तो एक जो है वो ट्रांजैक्शन के हिस्से होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि होती है, निश्चित रूप से होती है। लेकिन ये सदोष कब हो जाते हैं? जब इनको प्राप्त करने वाला गलत तरीके से प्राप्त करता है और जिसको हानि पहुंचाई जा रही है उसको अवैध रूप से लॉस पहुंचाया जा रहा है। सामान्यतः भी लाभ और हानि अगर हम सामान्य अर्थों में उसे पढ़ें तो किसी का लाभ किसी की हानि, ये तो निश्चित है ना। आप डॉक्टर के यहाँ गए, 500 रुपये आपने फीस के दिए, तो 500 रुपये का लाभ डॉक्टर को हो रहा है, 500 रुपये की हानि आपको हो रही है। लेकिन ये लाभ और हानि कैसे हैं? सदोष नहीं है, ठीक है। लेकिन सदोष तब हो जाते हैं जबकि आप वैध रूप से उस हानि को उठाने के लिए वो संपत्ति आपसे अवैध रूप से ली गई हो, कहीं आपसे रिश्वत ली जा रही है किसी काम करने की, तो वहाँ जो आपको हानि हो रही है वो सदोष हानि हो रही है।
और जो लाभ प्राप्त कर रहा है वो सदोष लाभ प्राप्त कर रहा है। इज दैट ओके? तो 418 भी यही बात बता रहा है कि कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति के हित को संरक्षित करने का दायित्व है। दायित्व वो किसी विधि के अनुसार भी हो सकता है और किसी संविदा के अनुसार भी हो सकता है। वैसी अवस्था में वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के हित को संरक्षा करने का उस पर दायित्व है वो उसको किसी संव्यवहार के द्वारा, छल के द्वारा उसको सदोष हानि पहुंचा रहा है, तो 418 एक्शन में आता है। कल्पना चौहान, जी सर। कुछ क्लियर हुआ भाई? हाँ सर, अब हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 419 बात करता है चीटिंग फॉर पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन। बाय पर्सनेशन हमने कहाँ पढ़ा है? 416 में पढ़ा है चीटिंग बाय पर्सनेशन, और यहाँ 419 में उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। 419 कहता है whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो ये कह रहा है कि जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है डियर, यहाँ तक क्लियर है? अमित वाडी जी। जी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर, अभी बाहर हूँ मैं सर। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए जी। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 420 420, ठीक है ना, एक एब्यूज़ के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। किसी को गाली देनी हो तो उसको क्या बोलते हैं कि वो साला 420 आदमी है, बहुत 420 आदमी है। तो ये धारा अपने आप में एक एब्यूजिंग मतलब कि वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक फिल्म भी आई थी 420 के नाम से, राज कपूर महोदय की थी। कौन सी? श्री 420। ठीक सर, चाची 420 भी थी सर। हाँ जी, चाची 420 भी थी सर। चाची 420 भी थी, जी जी जी, हाँ सर जी जी। तो देखते हैं 420 क्या कह रहा है। ये कह रहा है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make alter or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, तो छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, ये धारा 420 बता रहा है, और यहाँ इसकी दंड की व्यवस्था बताई जा रही है। ये कह रहा है जो कोई छल करेगा और तद द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित है, मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए, अभी पिछली धाराओं में हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि वहाँ ऑप्शनल था, वहाँ ऑप्शन ये था कि या तो कारावास या जुर्माना या दोनों, लेकिन 420 में क्या बताया है कि 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, जुर्माने की रकम यदि धारा में नहीं बताई गई है तो दानिश कौन सी धारा है आईपीसी की जो बताती है कि जुर्माने को कोर्ट कैसे सेट करेगा? दानिश,
दानिश आवाज़ आ रही है? एनीबडी एल्स? दानिश को शायद आवाज़ नहीं आ रही है या माइक नहीं खोल पा रहे हैं। एनू, यस प्लीज़। जी फ्री में कौन सी धारा है भाई? 63 63। आपकी आवाज़ भी एनू कुछ दबी हुई आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत डिम आ रही है, धीमी आवाज़ आ रही है। जी सेक्शन 63। फ्री में है। हाँ सेक्शन 63 है। क्या कहता है सेक्शन 63 आईपीसी? कल्पना चौहान। सर उसमें ये बताया अपराधी जिस रकम को चुकाने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। जी इसका क्या तात्पर्य हुआ तनुज भाटी जी? सेक्शन 63 हम डिस्कस कर रहे हैं आईपीसी का, सेक्शन 63। ये जो बात कल्पना चौहान जी ने बताई आपने सुनी होगी, तो इससे क्या तात्पर्य निकल के आता है 63 में? तनुज भाटी जी। तनुज भाटी जी सुन पा रहे हैं मुझे? सर रीजनेबल होगा कि अत्यधिक नहीं होगी, रीजनेबल होगा, अत्यधिक नहीं होगी कि जो अकॉर्डिंग टू कोर्ट जो कोर्ट डिसाइड करेगा भाई इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ देखिए सेक्शन 63 ये बताता है कि कोर्ट के पास असीमित पावर है, जुर्माना लगाने की लिमिटलेस पावर है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट को ये भी डायरेक्शन 63 ने दे दिया है कि आपके लिए जुर्माने की रकम आप अमर्यादित है, आपके पास कोई आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जुर्माना एक्सेसिव ना हो, अत्यधिक ना हो। ठीक है, मतलब कि 63 में एक तरफ तो आपको खुली छूट दे दी कि आप जहाँ तक चाहें जुर्माने की रकम जुर्माना लगा सकते हैं, जिन धाराओं में जुर्माने की रकम को खोलकर नहीं बताया है। जैसे कि इसी धारा में देख लीजिए 420 में यहाँ लिखा हुआ है कि जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तो जुर्माने की कोई रकम तो नहीं बताई यहाँ। कुछ धाराओं में आप पढ़ते हैं कि इतने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, तो वहाँ तो कोर्ट उस धारा के अकॉर्डिंग चलेगी। जहाँ जुर्माने की रकम नहीं बताई गई है धारा में, वहाँ 63 के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई आपका मित्र है, मान लीजिए आप उससे कोई डोनेशन लेने गए, सपोज़ कीजिए, एक समझाने के नज़रिए से बता रहा हूँ, और दोस्त ने आपको जो है ब्लैंक चेक दे दिया साइन करके, तो अब आपके पास क्या है? आपके पास अमर्यादित पावर है कि आप जितना चाहे भर लें, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि दोस्त की कमर भी ना टूट जाए, इतनी रकम ना भर लें या चेक ही बाउंस हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार अपराधी के ऊपर जुर्माना लगाने की कोर्ट को असीमित क्षमता है, लेकिन कोर्ट को ये भी देखना है कि वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये 63 की भावना है। इज़ दैट क्लियर भाई? जी अब अगले 4 सेक्शन जो है वो स्किप कर रहा हूँ, उनको आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन इनमें नहीं मिलता है। 421, 422, 423 और 424 इनके विषय में हमने आज तक कहीं कोई सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं नज़र आया है। फिर भी आप सरसरी तौर पे इन पर नज़र मार लीजिएगा। एग्ज़ामिनर को तो हम बाउंड नहीं कर सकते। देखिए प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों एग्ज़ाम, आपके प्री एग्ज़ाम और मुख्य परीक्षा किसी भी एग्ज़ाम में जो है ये 2 स्टेप होते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए आपको वाइड नॉलेज की आवश्यकता है कि आप पूरा डायरेक्ट पे आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। प्रीलिम्स में वो कहाँ से उठाएगा, क्या उठाएगा, कुछ उसका आइडिया नहीं है। एक बार को मेंस में हम लोग स्पेकुलेशन कर लेते हैं कि भाई मेंस में यहाँ मोटे मोटे हमारे
पूरी आईपीसी में बोले तो 20 सवाल हम लेके चलें कि भाई 20 सवाल इतने हैं कि 20 सवाल अगर हमने मेन के लिए तैयार कर लिया आईपीसी के मेन तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स के नज़रिए से हमें जो भी डायरेक्ट हम पढ़ें वो थारोली हमारा कमांड उस पर होना चाहिए। क्यों अमित? जी, तो 4 सेक्शन में स्किप कर रहा हूँ, उनको आप सेल्फ देख लीजिएगा। और अब हम अगला जो इसका सेगमेंट है अध्याय 17 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मिसचीफ की बात करता है, रिष्टि के विषय में बात करता है। ओप मिसचीफ, ठीक है, रिष्टि। अब ये रिष्टि शब्द क्या होता है? 425 बताता है कि रिष्टि क्या होता है। सामान्य शब्दों में यदि हम रिष्टि को समझने का प्रयास करें तो रिष्टि का मतलब ये है कि किसी की संपत्ति को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। बाकी टेक्निकलिटी 425 इसकी लीगल लैंग्वेज क्या कह रही है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief। ठीक है, ये कह रहा कि जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को, तो एक चीज़ ये अंडरलाइन कर लीजिए कि जो रिष्टि का अपराध है वो पब्लिक के खिलाफ भी हो सकता है और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, चूँकि यहाँ लोग और किसी व्यक्ति दोनों चीज़ें आई हुई हैं। कुछ सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है, ठीक है, या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह रिष्टि करता है। कल्पना, समझ आया रिष्टि क्या हुआ? हाँ सर। भाई यहाँ ये बता रहा है कि कोई सदोष हानि कारित हो रही है या नुकसान कारित हो रहा है और यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय या वह स्पष्टीकरण 1 में चले गए हम। अभी हम इसकी धारा को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहा है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है। देखिए, एक चीज़ ये है कि या तो अपने टोटली नष्ट कर दी किसी की संपत्ति तो भी रिष्टि में आएगा, और एक स्थिति ये है कि आपने उसकी उपयोगिता कम कर दी, कुछ उसको इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया कि उसकी यूटिलिटी में जो है वो ह्रास हो गया, कमी आ गई। अब इसके 2 स्पष्टीकरण भी हैं, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to the person or not. ये कह रहा है कि रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान पारित करने का आशय रखे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंटेंशन यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यह पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? कि उसका यह आशय है या वह यह संभाव्य जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। ठीक है, इज दैट क्लियर? और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है कि मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। ये कह रहा है कि ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा
जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो रिष्टि की जा सकेगी। स्पष्टीकरण 2 से क्या समझ में आया सरजीत शर्मा जी? जी, स्पष्टीकरण 2 सरजीत शर्मा जी। ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो इस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्ति की दृष्टि की जा सकती है। ये एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा कर सकते हैं। परवेश भाटी जी, आप क्या समझे स्पष्टीकरण 2 से? परवेश भाटी जी, आप क्या समझे स्पष्टीकरण 2 से? हेलो हाँ, सर, किसी भी संपत्ति पर ऐसे कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति की जो सर ये ठीक से समझ में नहीं आया, इसे दोबारा समझाइए। स्पष्टीकरण 2 थोड़ा सा टेक्निकल सा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आपके एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे इसको। ये कह रहा है ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य व्यक्तियों की हो रिष्टि की जा सकेगी। अभी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको स्पष्टीकरण 2 समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो एक या उससे अधिक जो प्रभावित व्यक्ति है ना, उनके साथ में रजिस्ट्री की जा रही है। देखिए इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। ये कह रहा मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं कोई कमिट कर रहा हूँ एक्ट और वो प्रॉपर्टी मुझसे ही ताल्लुक़ रखती है, मतलब मेरा उसमें कुछ हिस्सा है, अंश है, ठीक है। और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। अभी इसको इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये कह रहा है ए वॉलंटरली बॉन्ड्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ये को सदोष हानि कारित करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूतियों को के स्वेच्छा जला देता है, कहने रिष्टि की है। भाई आप किसी व्यक्ति की मूल्यवान प्रतिभूतियों को जला रहे हो तो उसको नेचुरल सी बात है कि उसको हानि होगी, क्षति होगी, नुकसान होगा, तो आपने रिष्टि की है। बी कह रहा है ए इंट्रोड्यूसेस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड एंड दस कॉजेज द आइस टू मेल्ट इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ये कह रहा है यह को सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ़ घर में कह पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ़ को गला देता है, कहने रिष्टि की है। बर्फ़ की क्या नेचर होती है? बर्फ़ पे अगर पानी डालोगे तो बर्फ़ क्या हो जाता है? पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है बर्फ़ पानी डालने से? दानिश, पानी डालने से बर्फ़ क्यों पिघल जाता है? दानिश मेरी आवाज़ नहीं आ रही कि माइक नहीं खोल पा रहे? सर बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग है, पानी का अलग है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली पानी का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर से अधिक होता है, इस वजह से जब उस पर अधिक टेम्परेचर वाली कोई चीज़ पड़ेगी तो कम टेम्परेचर वाली चीज़ अपने आप पिघल जाएगी। क्या समझे? ठीक है। अब इलस्ट्रेशन सी कह रहा है ए वॉलंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर और रिंग बिलोंगिंग टू जेड विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ये कह रहा है कि के इशारे से यह की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि यह को तद द्वारा सदोष हानि कारित करे, कहने रिष्टि की है। भाई आप किसी की अंगूठी को फेंक दोगे पानी में तो क्या होगा? उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होते ही वो रिष्टि हो जाएगी। ठीक। डी कह रहा है ए नोइंग दैट हिज इफेक्ट्स आर अबाउट टू बी टेकन इन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ए डेट ड्यू फ्रॉम हिज हिम टू जेड डिस्ट्रॉय दोज इफेक्ट्स with the intention of thereby preventing Jed from obtaining satisfaction of the debt
and thus causing damages to Z, A has committed mischief. क्या यह जानते हुए कि उसकी चीज वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिए जो यह को उस द्वारा सोध्य है निष्पादन में ली जाने वाली है, उस चीज वस्तु को इस आशय से नष्ट कर देता है कि ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभिप्राप्त करने में यह को निवारित कर दे, इस प्रकार यह को नुकसान कारित करे, कहने दृष्टि की है। ये इलस्ट्रेशन कुछ समझ आया भाई? जी हाँ जी हेनू, यस सर। जो डी वाला इलस्ट्रेशन है कुछ समझ आया आपको? जी सर जी। हेनू आपकी आवाज़ बड़ी डिम है आज, कुछ क्या समस्या है आपकी साइड? आपकी आवाज़ तो हमारा माइक पूरा अपना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज़। सर इसमें जो ए है हाँ वो जानते हुए हाँ किसी उसकी जो ऋण की तुष्टि का मतलब है ऋण की पूर्ति के लिए जो ऋण की उसमें हो सकती है तुलना में भी हमने इनका एग्जीक्यूशन कर दिया है, उसके निष्पादन में अगर हमने उसको कर दिया तो वो उस प्रॉपर्टी को ही नष्ट कर देता है। परवेज भाटी जी, उसके जी जी परवेज भाटी जी, प्रॉपर्टी अमित जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्या? सर कंफर्म नहीं हूँ। देखिए ये कह रहा है कि यह जानते हुए कि उसकी चीज वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिए जो यह को उस द्वारा सोध्य है, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि कै के द्वारा कोई ऋण लिया हुआ है ये से। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। और उसको पता है कि अब ऋण तो मेरे से चुकाया नहीं जा रहा है, यह क्या करेगा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी अटैच कराएगा उस ऋण की तुष्टि के लिए। ठीक। और यहाँ वो क्या करता है बंदा का उस प्रॉपर्टी को ही नष्ट कर देता है जिस प्रॉपर्टी से वो अपने ऋण को तुष्टि करा सकता था। तो वहाँ उसके नज़रिए से जो बंदा उसको अटैच करा के अपना ऋण वसूलता, उस व्यक्ति की नज़र से ये रिष्टि हुई है, जबकि वहाँ उसने नुकसान क्या किया है? प्रॉपर्टी किसकी है? वो अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे व्यक्ति को रिष्टि पहुंचा रहा है। इज दैट क्लियर? समझ आया कुछ? आ गया सर। सरजीत शर्मा जी आ गया? सर एक्सप्लेनेशन जी सर, एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर है। हाँ, 2 से रिलेटेड है कि आप अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा के भी दूसरे को रिष्टि कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अभी ई कह रहा है ए हैविंग इंश्योर्ड अ शिप वॉलंटली कॉजेज द सेम टू बी कॉस्ट अवे विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द अंडर राइटर्स, ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ। ये कह रहा है कि एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे उसे स्वेच्छा संत्यक्त करा देता है, का ने रिष्टि की है। आप इसे ऐसा समझें कि आपने अपनी बाइक का बीमा कराया और अपनी बाइक का बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने के नज़रिए से आपने अपनी गाड़ी को ही डैमेज कर दिया, या फर्जी चोरी करा दी, कहीं कटवा दी, ले जाके चोरी की FIR करा दी। तो यहाँ नुकसान आप अपनी प्रॉपर्टी पे ही कर रहे हो, लेकिन रिष्टि किसके प्रति हो रही है? रिष्टि उसके प्रति हो रही है जो बीमा कंपनी है। बीमा कंपनी विल हैव टू पे। और उसको कैसी हानि होगी? बीमा कंपनी को हानि कैसी होगी? वो जो पेमेंट करेगा सदोष हानि होगी। हेनू, कल्पना, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। ए causes a ship to be cast away, intending thereby to causes damage to Z who has lent money on bottomary on the ship
ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, ठीक है। ये को जिसने बटमरी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित करने के आशय से कै उस पोत को संत्यक्त करा देता है। कै ने रिष्ट की है, कै ने रिष्टि की है। क्या हुआ, मतलब जो चीज़ गिरवी रख के बाटमरी पर धन उधार दिया, मान लीजिए कोई पोत को आपने कहीं रख के ऋण लिया और उस पोत को ही डुबो दिया, ठीक है, तो नुकसान कारित करने के आशय से उस पोत को संत्यक्त करा देता है। कै ने रिष्टि की है। इज दैट ओके? तो इन सब मामलों में क्या हो रहा है कि व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है और रिष्टि किसी अन्य के प्रति हो रही है। अब अगला इलस्ट्रेशन आपको और ज़्यादा एक उसमें जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 था, 2 में एक चीज़ और बात आई थी जॉइंट ओनरशिप की। तो अगला जो इलस्ट्रेशन है वो कह रहा है ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड इन ए हॉर्स सूट्स द हॉर्स इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ये कह रहे हैं ये के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए ये को सुदोष हानि कारित करने के आशय से कै उस घोड़े को गोली मार देता है। कै ने रिष्टि की है। क्या समझे? कै का और ये का जो घोड़ा है वो जॉइंट ओनर है दोनों उस घोड़े के। तो आप अगर अपने घोड़े के खुद स्वामी हैं तो आप अपने घोड़े को गोली मारें, कुछ करें, तो उससे क्या होगा कि आप अपना नुकसान कारित कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति पर तो कोई आँच नहीं आ रही, लेकिन यहाँ चूँकि जो घोड़ा है वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार का इलस्ट्रेशन हमने पीछे भी एक धारा में पढ़ा था 403 में। वो इलस्ट्रेशन क्या था? वहाँ भी घोड़े के जॉइंट स्वामी थे, ठीक है। सर अगर नुकसान अपना ही हो रहा है तो क्या तब भी पनिशेबल होगा? नहीं, अपने नुकसान से भाई मैं अपनी चीज़ को जलाऊं, फूंकूं, कुछ करूं, उस पर किसी पड़ोसी को क्या दिक्कत हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन को क्या दिक्कत हो सकती है। यहाँ समस्या वहाँ है कि घोड़ा जो है वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। जॉइंट प्रॉपर्टी में जितने के आप हिस्सेदार हैं घोड़े में, मान लीजिए सपोज कीजिए आपने घोड़ा 50,000 में ख़रीदा, 25 आपने लगाए, 25 आपके दोस्त ने लगाए, तो आप जॉइंट ओनर हो गए ना घोड़े के। तो आप घोड़े को गोली मार रहे हो तो आप अपने 25 तक तो कोई मिसचीफ नहीं है, आपके 25 तो आपने अपने ख़त्म कर दिए, लेकिन दूसरे के 25 ख़त्म करे हैं, उसके प्रति आप 25% 50% की लायबिलिटी आपकी बैठेगी और उसके प्रति आप रिष्टि के लिए लायबल होंगे। कल्पना क्लियर है? जी सर। सर अगर जैसे ई वाला रजिस्ट्रेशन आपने बताया, जैसे बीमा कंपनी वाला था कि अपनी बाइक को खुद ही चोरी करा लो और फिर बीमा पॉलिसी जो हमने मतलब बीमा कराया, सर उन्हें पता ही ना चले कि हमने खुद ही कराया है ये चोरी, तब? देखो वो पता ना चले वो तो एक अलग मैटर है। आपने सर ऐसे तो हमने सर 2 बार किया है हमारा, हम मतलब लेंस कार्ड से हमने चश्मा लिया, हमने खुद ही तोड़ दिया हमने, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस था नया लेने के लिए। सर तो हम भी पनिशेबल हो जाएंगे। अरे वाह वाह, आपने तो कन्फेशन कर लिया। नहीं सर अभी जैसे आपने बताया ना कि खुद ही करा देते हैं, तो सर वो जल्दी से बदलते नहीं है, तो हमने भी एकदम खुद ही लिया, खुद ही तोड़ दिया, कहते टूट गया ये नया दे दो। देखिए चोर तो वो है ना जो पकड़ा जाए। भाई चोर चोरी करके अपने घर चला गया और आपकी प्रॉपर्टी को उसने एंजॉय कर लिया, तो ये मामले तो तब निकल के आते हैं ना जबकि ये मामले पकड़े जाएं। भाई यहाँ क्या हुआ, एक बंदे ने अपना ट्रक जो है वो ऐसे ही कराया और ट्रक को करा के थाने पहुँच गया FIR कराने कि जी ऐसे ऐसे हमारा ट्रक चोरी हो गया फला जगह से। अब पुलिस वालों की नज़र भी बहुत तेज़ होती है। पुलिस वाले ने ड्राइवर को अलग डील किया और क्लीनर को अलग डील किया, 2-2 फट्टे लगते, दोनों ने उगल दिया अलग अलग कहानी। तो वहाँ मामला आ जाएगा। अब ये जो मसले पकड़ में ही नहीं आए उनके लिए क्या पनिशमेंट? भाई बहुत से अपराध ऐसे होते हैं कि लोग मर्डर करके बच जाते हैं, आप तो केवल लेंस कार्ड का चश्मा ही तोड़े हैं।
हाँ सर, क्योंकि इंश्योरेंस लिया था, वो मेंबरशिप भी इतनी महंगी देते हैं हाँ और जल्दी से मतलब उनको चेंज करने को तो कहते हैं कि सिर्फ फ्रेम की गारंटी लेते हैं, लेंस की नहीं लेते। तो सर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सही जितना बात, महंगा लेते हैं। सही बात, बिल्कुल सही। तो फिर वही कहावत है कि पकड़ा तो वो जाए जो पहाड़ पे पकड़ा जाए वो चोर। इसी प्रकार बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि मर्डर बंदा कर देता है और नहीं पकड़ में आ पाता। तो ये तो सब पकड़े जाने वाली कहानियाँ हैं जी। एच कह रहा है, ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज टू जेड्स क्रॉप ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ। के इस आशय से और यह संभाव्य जानते हुए कि वह यह की फसल को नुकसान कारित करे, यह के खेत में ढोरों का प्रवेश कारित कर देता है, काने रिष्टि की है। ठीक है, किसी के खेत में अगर आप कोई ऐसे पशु घुसा दोगे जो उसकी फसल को नष्ट कर दें, तो वहाँ रिष्टि का अपराध बनेगा उस व्यक्ति के प्रति जो ऐसा कृत्य करता है। और ये रिष्टि का अपराध आजकल किसानों के प्रति जो है वो योगी बाबा को दोष देते हैं किसान कि भाई योगी बाबा ने जो है ना ये जो गाय हैं और आपके गोवंश हैं, उनके बछड़े हैं, वो खेतों में खुले घूम रहे हैं और वो फसलों को चट कर देते हैं। जिस खेत में भी घुसते हैं उसका पूरा मौका मुआयना करके ही हटते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ भी रिष्टि हो रही है, लेकिन रिष्टि के लिए लायबल किसे ठहराएं? वो इज़ द लायबल फॉर दैट? सरकार। सर खुद ही होंगे। दूध खाते तब तो बहुत अच्छा लगता है। यस, मतलब कि हम दायित्व तो डालते हैं सरकार पे, लेकिन उसे छोड़ने वाले तो हम ही हैं ना। अगर आपकी गाय ने बछड़ा दे दिया, बछिया दे दी तो ठीक, उसे पालेंगे, और अगर बछड़ा दे दिया तो उसको छोड़ देंगे जंगल में। और इंसानों में बिल्कुल उल्टा होता है कि बेटा हो जाए तो खुश, बेटा होगा तो, और बिटिया हो जाए तो, हाँ बिटिया हो जाए तो फिर वो बेटी होगी तो नीचे होगी। जो है वो मुंह लटक जाता है घुटनों से नीचे तक, है ना। तो आपको मैं समझता हूँ कि 425 में जो परिभाषा रिष्टि की बताई गई है वो आप समझ गए होंगे। और 426 जो है वो पनिशमेंट ऑफ मिसचीफ की बात करता है। देखिए एग्ज़ाम में आप ये ध्यान रखिएगा कि परिभाषा और पेनल्टी वाले सेक्शंस को जो है आप अलग करके समझिएगा, क्योंकि अक्सर जो है वो आपसे पूछता डेफिनेशन है और कई बार आप पिनल क्लोज बता देते हैं। ये खुद मैंने गलती की हुई है। शुरुआती तौर पे जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे तो रेप की परिभाषा पूछी गई थी, और रेप की परिभाषा में 375, 376 और ये ऐसे करके 4 धाराएं बताई हुई थी। तो 375 का हमें पता ही नहीं था, हमें तो 76 का तो पता था कि भाई 76 लगती है रेप करने पे, तो हमने 76 टिक कर दिया, जबकि वो डेफिनेशन क्लॉज पूछ रहा था। तो राइट आंसर वाज 375। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं कन्फ्यूजिंग होते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मिसचीफ पूछे, अगर वो डेफिनेशन ऑफ मिसचीफ पूछे तो 425 बताना है, और वो पनिशमेंट ऑफ मिसचीफ पूछे तो 426 बताना है। ठीक है, अब ये 426 कह रहा है पनिशमेंट ऑफ मिसचीफ फॉर मिसचीफ। ये कह रहा है हूएवर कमिट्स मिसचीफ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन और विद बोथ। तो 426 रिष्टि के लिए दंड की व्यवस्था करता है, और कोई सामान्य रिष्टि है तो उसमें केवल 3 माह तक की अवधि का कारावास है, या जुर्माना है, या दोनों है। ठीक है, अब 427 कह रहा है 50 रुपये से अधिक के जो रिष्टि है वो उसका मूल्य 50 रुपये से अधिक होना चाहिए। 50 रुपये। मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़। रिष्टि जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है। अब एक्चुअली ये आईपीसी इतना पुराना बना हुआ है, 1860 का बना हुआ है, तो उस टाइम 50 रुपये की कोई वैल्यू होती थी जिस टाइम की ये बात लिखी हुई है इसमें। आज 50 रुपये की क्या वैल्यू है? तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि विच मस्ट बी अमेंडेड।
नॉट ओनली शुड, मस्ट बी अमेंडेड। अब ये 50 रुपये जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ के कई जगह आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। जैसे एक धारा मैं अक्सर बताता हूँ आपको, सबसे कम सज़ा वाली धारा है आईपीसी में, कौन सी है तनुज भाटी जी? 510। हाँ कल्पना जी, बिल्कुल सही बताया आपने। 510 सर। कितनी सज़ा है? 24 घंटे की सर और 10 रुपये। हाँ 24 घंटे भी अप टू है वो, ठीक है ना, और 10 रुपये का जुर्माना है। तो बताइए क्या क्या ही कहिए उसे जुर्माने को 10 रुपये के, और क्या ही वो सज़ा है, और अपराध क्या है? 10 रुपए से ज़्यादा की को पी लेता है। सही बात है। सज़ा क्या है वो, सॉरी अपराध क्या है कि शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर हुड़दंगबाजी करना, है ना, यही है ना। तो यस सर। अब ये 427 50 रुपये के नुकसान के लिए बात कर रहा है, और यहाँ सज़ा कितनी हो जाती है? 2 साल तक की सज़ा हो जाती है। बताइए, whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 50 rupees or upwards, 50 रुपये या उससे अधिक, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो बता 50 रुपये की रिश्ती के लिए 2 साल की सज़ा। अब ये कहीं से भी क्या बोलते हैं तर्कसंगत नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। 2 साल की सज़ा के लिए तो 50,000 की रिश्ती कम से कम होनी चाहिए, तब तो आप जाओ 2 साल के लिए। या केवल 50 रुपये की रिश्ती के लिए 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान बता रहा है 427। ये कह रहा है जो कोई रिश्ती करेगा और तब दोबारा 50 रुपये या उससे अधिक रिश्ती को हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। 428 बात कर रहा है मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उससे विकलांग करने द्वारा रिश्ती। अब बताइए 10 रुपये का कौन सा एनिमल आ रहा है भाई? 10 रुपये का कोई एनिमल संभव है आज की डेट में? नहीं सर। तो लिखा हुआ है तो वही पढ़ना है हमें, क्या करें? mischief by killing or maiming animal of the value of 10 rupees, whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of 10 rupees, एनिमल भी लिख दिया और एनिमल्स भी लिख दिया। यहाँ एक ही एनिमल आना मुश्किल है, एनिमल्स भी लिख दिया। कितनी वैल्यू के लिए? ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ और अपवार्ड्स shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो 428 बात करता है कि किसी जीव जंतु या किन्हीं जीव जंतुओं का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा कोई रिश्ती करेगा तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान यहाँ किया जाएगा। 429 बात कर रहा है भाई मिसचीपिंग बाय किलिंग और मेमिंग कैटल एटसेट्रा ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़। यहाँ 50 रुपये के ढोर की बात कर रहा है, जीव जंतु की बात कर रहा है, कहानी सारी वही है। ठीक है। कैटल में क्या क्या बता दिया इसने? whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming और rendering useless any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of 50 rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। तो ये कह रहा है जो कोई किसी हाथी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, या 50 रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जीव जंतु को
वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की बताई गई है भैया, ठीक है, या जुर्माना है या दोनों है, दंडित किया जाएगा। इज दैट ओके? 430 बात कर रहा है मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर। ये क्या होता है? whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause a diminution of the supply of water for agriculture purposes or for food or drink for human beings or for animals which are property or for cleanliness or for carrying on any manufacture shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। 430 कह रहा है सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि। ये कह रहा है जो कोई किसी ऐसे कार्य के द्वारा रिष्टि करने जिससे कृषिक प्रयोजनों के लिए या मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं के जो संपत्ति हैं, खाने या पीने के या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जल प्रदाय में कमी कारित होती हो या कमी कारित होना वह संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि अप टू 5 ईयर्स 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सके। इज दैट क्लियर? 431 बात कर रहा है मिसचीफ बाय इंजुरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर्स और चैनल। लोक सड़क, पुल, नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर कोई रिष्टि करेगा तो 431 अस्तित्व में आ जाएगी। और 431 क्या कहता है? whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely so render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for travelling or conveying property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। ये कह रहा है जो कोई किसी ऐसे कार्य करने द्वारा रजिस्ट्री करेगा जिससे किसी सड़क, लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाव्य जल सरणी को यात्रा या संपत्ति के प्रबंधन करने के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह संभाव्य जानता हो तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये बता रहा है कि भाई आप कोई सड़क को क्षति पहुंचाए, किसी पुल को क्षति पहुंचाए, ठीक है, किसी नदी को या जल सरणी को इस आशय से क्षति पहुंचाए कि उसमें जो ट्रैवलिंग की जा सकती है उस ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग वो ना रहे। भाई आप सड़क तोड़ेंगे, पुल तोड़ेंगे या कोई जल सरणी को ऐसी क्षति पहुंचाएंगे जिससे वो यात्रा या संपत्ति परिवहन के लिए अगम्य या कम निरापद हो जाए। क्या समझे? भाई सड़क अगर टूटेगी, पुल अगर टूटेगा तो आवागमन बाधित होगा। और कोई ऐसी जल सरणी, वो जल सरणी कृत्रिम भी हो सकती है और वो प्राकृतिक भी हो सकती है जिसमें से परिवहन के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता हो, उसको वहाँ आप क्षति पहुँचाएँगे तो मामला जो है यहाँ मामला 431 का बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, बाकी जो बची हुई इसकी धाराएं हैं वो कल की क्लास में डील करेंगे। आप सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। Good night.